आज ये सबसे पहले स्प्रिंग फॉर्मेटिंग। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का पर्पस होता है किसी भी स्ट्रिंग में वेरिएबल या किसी एक्सप्रेशन को इंसर्ट करना। इंसर्टिंग वेरिएबल और एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग। इस बात को समझने के लिए एक यूज केस लेके चलते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम बनाते हैं। और उसके बाद फिर आप इन दोनों का सम करते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा 4 5, आउटपुट भी सही आ रहा है। अगर ये आउटपुट ऐसे ना आकर ऐसे लिखकर आता, एडिशन ऑफ 4 एंड 5 इक्वल टू 9, तो ज़्यादा बेटर नहीं होता? यहाँ रीडेबिलिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पर 9 आ गया, समझ में आ रहा है। सोचिए अगर मैं दो नंबर काफ़ी बड़े यहाँ पर एंटर करा देता, ठीक है, तो फिर इन दोनों का यहाँ पर जो रिजल्ट आया है, आपको गैस करने में काफ़ी दिक्कत आएगी कि ये एडिशन है कि मल्टीप्लिकेशन है, क्या है। छोटे नंबर से तो हम गैस कर पा रहे हैं कि भाई इन दोनों का एडिशन ही हो सकता है। तो बेटर है कि आप अपने कोई भी मैसेज को आप ऐसे लिखें जब भी आप दिखाएं किसी यूजर के लिए। तो अब अगर मैं इस मैसेज को लिखने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ मैं लिखा ऐसे करके, एडिशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए प्लस बी, एंटर फर्स्ट नंबर 4 एंड। तो जब मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग मैसेज लिखा था वही एज इट इज प्रिंट हो जाता है, एडिशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए प्लस बी। हम ये चाहते थे कि इस स्ट्रिंग में यहाँ पर ए एक वेरिएबल होना चाहिए और उसकी वैल्यू इंसर्ट हो जाए, यहाँ पर बी एक वेरिएबल माना जाए और उसकी वैल्यू यहाँ पर कंसीडर होनी चाहिए, ये एक एक्सप्रेशन कंसीडर होना चाहिए और एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जब आप कुछ भी लिखते हैं तो उसे करेक्टर कहा जाता है। जब आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पर इसको वेरिएबल कंसीडर करूंगा, तो ये भी सोचना चाहिए कि ये भी तो ए ही है, यहाँ पर भी तो आपने ए ही लिखा है। तो अगर पाइथन इंटरप्रेटर इस पूरी स्ट्रिंग में ए को वेरिएबल कंसीडर करेगा, तो जहां भी ए आएगा हर जगह करेगा या फिर कहीं भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम चाहते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर वेरिएबल माना जाए लेकिन यहाँ ना माना जाए, क्योंकि इससे हमारा सेंटेंस खराब हो जाएगा। तो पाइथन को इससे क्या फर्क पड़ता है सेंटेंस क्या होता है, वो तो अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो पाइथन इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट कहता है कि स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो सब करेक्टर होते हैं, कोई वेरिएबल कोई एक्सप्रेशन वो नहीं होता। तो ए प्लस बी ये प्लस है ही नहीं, ये तो सिंपल सिंबल है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट का मतलब होता है इस स्ट्रिंग में जहां भी मुझे नीड है वेरिएबल को इंसर्ट करने की, मैं वहां वेरिएबल इंसर्ट कर पाऊँ। जहां भी मुझे एक्सप्रेशन को इंसर्ट करने की नीड है वहां पर मैं एक्सप्रेशन को इंसर्ट कर पाऊँ। लाइक यहाँ पर और यहाँ पर। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है? इंसर्टिंग या इंट्रोड्यूसिंग वेरिएबल और एक्सप्रेशन इन ए
स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग में हम वेरिएबल या एक्सप्रेशन को लेकर आना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहा जाता है। कैसे करेंगे इस काम को? इस काम को करने के कई तरीके होते हैं, है ना, 4-5 तरीके हैं इस काम को करने के। तो वन बाय वन इस काम को करना शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होगा? सबसे पहला तरीका होगा सी वाली स्टाइल। अगर हमने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो सी स्टाइल में भी हम लोग इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, तो हमने लिखा प्रिंट एडिशन ऑफ। अब किसी भी स्ट्रिंग में जिस जगह पर आपको वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन लेकर आना है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, या वो किस टाइप का एक्सप्रेशन है। जब आपको ये पता चल जाता है कि वो किस टाइप का है, जैसे मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू चाहिए और ए में इंटीजर वैल्यू आकर स्टोर हो रही है, तो जितने भी टाइप के वेरिएबल पाइथन में होते हैं, हर किसी के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाया गया है। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज डी, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज डी। फ्लोट के लिए होता है परसेंटेज एफ। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई फ्लोटिंग वैल्यू इंसर्ट होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, इसका मतलब है यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। तो जितने तरह के पाइथन में टाइप हो सकते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल डी लिख दिया, क्योंकि डी हमारा इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। आई भी चल जाएगा, ठीक है, आई फॉर इंटीजर। एडिशन ऑफ परसेंटेज डी एंड, फिर से वेरिएबल चाहिए यहाँ पर एक, फिर परसेंटेज डी कर दिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन चाहिए, फिर से परसेंटेज लगा दिया। अब कौन सा एक्सप्रेशन है, इंटीजर वाला है, फ्लोट वाला है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग आपने पूरी लिखी है, इस पूरी स्ट्रिंग में जहां भी आपको वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन की नीड थी, जिस टाइप के वेरिएबल एक्सप्रेशन की नीड थी, उसके हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यहाँ पर बना दिया। अब इनकी जगह पर वैल्यू आएगी कैसे? हमने तो कहीं मेंशन करा ही नहीं है कुछ। अगर मैं इसको रन करा दूं तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ये, तो एडिशन ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो क्या करना होगा? इस स्ट्रिंग के सफिक्स में, अब देखो, दो वर्ड आपको सीखने होंगे। कोई भी स्ट्रिंग लिखी हुई है तो एक वर्ड आता है स्ट्रिंग का सफिक्स, एक आता है स्ट्रिंग का प्रीफिक्स। तो किसी भी स्ट्रिंग का जो क्लोजिंग वाला ब्रैकेट होता है, क्लोजिंग वाला ये जो कोट होता है, इसके बाद अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसे बोलते हैं सफिक्स। और अगर स्टार्टिंग वाला जो कोट है, इससे जस्ट बिफोर आप कुछ लिखते हैं तो इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो जब हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, सो डैट फॉर्मेट स्पेसिफायर किसी वेरिएबल या किसी एक्सप्रेशन को रिप्लेस करेंगे, तो ऐसा करने के लिए इस स्ट्रिंग के सफिक्स में परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। कोई डी नहीं लगाना है, सिंपली परसेंटेज सिंबल लगाएंगे। और ब्रैकेट में जिस ऑर्डर में इस स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आए हैं, उसी ऑर्डर में उनके रिप्लेसमेंट बताइए। तो सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर इस स्ट्रिंग में आया परसेंटेज डी। अब यहाँ बताएंगे कि पहले वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे क्या रखना चाहते हो, कॉमा। उसके बाद सेकंड जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आया है, उसकी जगह पर आप क्या रखना चाहते हैं, बी। और थर्ड वाले की जगह पे क्या रखना चाहते हैं, ए प्लस। अब जब इसको हम रन कराएंगे, और इनपुट के साथ करो, ये वाला जो तरीका है, ये सी वाली स्टाइल पर हमारा बेस्ड है।
और इसमें अगर मान लो मैं यहाँ डी की जगह एफ लगा देता तो रिजल्ट फ्लोट में प्रिंट हो जाता। अब बाय डिफॉल्ट फ्लोट में ये 6 प्लेसेस की बात कर रहा है। अगर मैं इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 0.2f। डेट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस ही दिखाने हैं। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब इस वाली स्टाइल में प्रॉब्लम एक ही है कि हमें याद करना पड़ेगा कि डी होता है इंटीजर के लिए, एफ होता है फ्लोट के लिए, एस होता है स्ट्रिंग के लिए, बी होता है बूलियन के लिए। आगे और भी आएंगे फिर अभी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि सर थोड़ा सी स्टाइल है, हमने कभी सी में एक्सपीरियंस नहीं किया है ना। तो दूसरा तरीका जो पाइथन वाली स्टाइल है उसको देखते हैं। एडिशन ऑफ। अब हमसे कहा गया कि स्ट्रिंग में जहां भी आपको वेरिएबल या जहां भी आपको एक्सप्रेशन चाहिए होगा, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पोजीशनल पैरामीटर यूज करेंगे। और पोजीशनल पैरामीटर करली ब्रेसेस के पेयर से लिखा जाएगा और यहाँ पर एक पोजीशन लिखेंगे। जनरली पोजीशन हम 0 से स्टार्ट करते हैं। एंड जहां भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन चाहिए उसकी जगह पर पोजीशनल पैरामीटर बनाएंगे। पोजीशनल पैरामीटर करली ब्रेसेस के पेयर से रिप्रेजेंट होता है और यहाँ पर पोजीशन नंबर लिखते हैं इक्वल टू। अब अगेन यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग आई है, इस स्ट्रिंग में ये जो आपने यूज करे हैं इन्हें बोलते हैं पोजीशनल पैरामीटर। पोजीशनल पैरामीटर। ठीक है, तो अब इनकी जगह पर वैल्यू कहाँ से आएगी? तो यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे, डॉट फॉर्मेट। इसका तो नाम ही फॉर्मेट है, जो टॉपिक का नाम है वही मेथड का नाम है। फॉर्मेट मेथड में आप क्या बताते हैं, जो सबसे पहले वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे वो 0 पोजीशनल पैरामीटर को रिप्लेस करेगी। तब आपको डिसाइड करना होगा कि 0 पोजीशनल पैरामीटर पर आप क्या रखना चाहते हैं। हमने कहा ए। जो नेक्स्ट वैल्यू होगी फॉर्मेट मेथड में वो फर्स्ट पोजीशनल पैरामीटर को रिप्लेस करेगी, हमने बी से कराना है। और तीसरी वाली नेक्स्ट वाले को रिप्लेस कर। तो ये 0 पोजीशन पैरामीटर की वैल्यू होती है, ये फर्स्ट की होती है, ये सेकंड की होती है। सी का मतलब ए प्लस बी। अब पोजीशनल पैरामीटर वाले को हमें थोड़ा ज्यादा सीखना होगा। फायदा, याद नहीं करना पड़ेगा कि डी इसके लिए होता है, एफ उसके लिए होता है, बस एक ही है पोजीशनल पैरामीटर पर करली ब्रेसेस में पोजीशन लिख दीजिए। लेकिन थोड़ा इसको हमें ज्यादा सीखना होगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने गलती से 0 1 2 की जगह 3 लगा दिया, तो इसका मतलब है ये 0, ये 1, ये 2। अब 3 वाला तो आपको बताना चाहिए, आपने तो बताया ही नहीं। एरर, रिप्लेसमेंट इंडेक्स 3 आउट ऑफ रेंज। तो ये जो रिप्लेसमेंट इंडेक्स होते हैं हमारे, ये 0 वाले को रिप्लेस करेगा, ये फर्स्ट वाले को, ये सेकंड वाले को, थर्ड का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। मान लो मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर कमेंट कर दिया और लिख दिया ये एरर है।
दूसरा केस देखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर कौन आएगा, ए, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स के पैरामीटर पे रिप्लेस होगी। तो 0 इंडेक्स का पैरामीटर जरूरी नहीं है एक ही बार आएगा, कितनी बार भी आ सकता है। तो किसी भी इंडेक्स का पैरामीटर कितनी बार भी आ सकता है। तो जहां जहां पर इस स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स का पोजिशनल पैरामीटर होगा, हर उस जगह पर एक ही जगह वैल्यू सेट हो जाएगी। तो यहाँ भी एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ भी एक ही वैल्यू आएगी, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, ए प्लस बी की। ये कहीं नहीं आएगा। ठीक है। अब बताइए आउटपुट क्या आना चाहिए। एडिशन ऑफ 4 and 4 = 9। और 8 नहीं आएगा, 8 तो देखने वाले को लगना चाहिए, प्रोग्रामर ने तो जो लिखा है उसके हिसाब से यहाँ तो ए प्लस बी आएगा। और बी तो है अवेलेबल हमारे पास, आपने उसको अपनी स्ट्रिंग में प्रिंट ही तो नहीं कराया है बस। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एडिशन ऑफ 4 and 4 = 9। ठीक है, क्योंकि आपने लिखा तो ए प्लस बी है, तो सेकंड इंडेक्स पर ए प्लस बी ही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास एक वजह होनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सोचो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 2 0 1, तो यहाँ लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर 2 3। अब बताओ लास्ट वाला आउटपुट क्या है, एडिशन ऑफ 5 and 2 = बताओ। यहाँ पर सेकंड सेकंड पे कौन है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में एक्चुअल में क्या आया होगा, इन दोनों की वैल्यू आई होगी ना, इन दोनों का सम 5 आया होगा, ये ए में जाएगा, ये बी में जाएगा। और फिर यहाँ पर कौन आएगा, ए, क्योंकि 0 पर ए है। तो यहाँ पे लिखकर आएगा एडिशन ऑफ 5 and 2 = 3, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है यहाँ पर, बी, और बी की वैल्यू क्या है वहां पर 3। एडिशन ऑफ 5 and 2 = 3। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आउटपुट की रीडेबिलिटी खराब हो रही है। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हमारे पोजिशनल पैरामीटर से फॉर्मेटिंग होती है। अब अगर मैं इनमें पोजीशन ना लिखूं, तो अगर मैं इनमें पोजीशन ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट ये 0 1 2 एंड सो ऑन अपने आप कंसीडर कर ली जाती हैं। और फिर ये 0 इंडेक्स पे रिप्लेस होगा, ये फर्स्ट पे या सेकंड पे, इस तरह से। तो आपको तभी खुद से पोजीशन देनी चाहिए जब आपको लगता है कि कोई एक वेरिएबल कई जगह यूज होगा, तो आपको हर बार वही सेम पोजीशन लिख देनी। ठीक है, अब आपको लगता है ए इस स्ट्रिंग में 5 जगह यूज होगा, तो ए फॉर्मेट मेथड में किस जगह पर है, 0 इंडेक्स पर है, सबसे पहले को 0 इंडेक्स कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब जहां जहां पर इस ए को यूज करवाना है स्ट्रिंग में, वहां पर पोजिशनल पैरामीटर 0 बना कर आएंगे। ठीक है, और अब मुझे एक का यूज एक ही बार करना है, तो मैं बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है 0 1 2 3 ऑटोमेटिक मुझे स्ट्रिंग के अंदर मिल जाएंगे, मैं उनके साथ भी आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो एरर आएगी। दो तरीके हो गए, ये हो गया आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर, थोड़ा रटने वाली चीज हो गई है ना। ये हो गया यूजिंग
पोजिशनल पैरामीटर्स। इसके बाद एक और आता है, और हमसे कहा गया इस बार कि आप पोजिशनल पैरामीटर की जगह आप यहाँ पर नेम्ड पैरामीटर लगाइए। नेम्ड पैरामीटर या कीवर्ड पैरामीटर, तो नेम्ड पैरामीटर ज्यादा सही है। नेम्ड पैरामीटर मतलब कोई भी एक नाम अपने मन से दे दो। आई, इसका नाम जे कर दो, इसका नाम के कर दो। तो अब फॉर्मेट मेथड में आपको बताना पड़ेगा कि किस नेम्ड पैरामीटर की क्या रिप्लेसमेंट करनी है। आई को रिप्लेस करना है ए से, यानी आई नेम्ड पैरामीटर की जगह पर ए वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस होगी। जे नेम्ड पैरामीटर की जगह पर बी की हो जाएगी, और के की जगह पर ए प्लस बी को आप रिप्लेस कर सकते। तो ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं नेम्ड पैरामीटर। यहाँ पर हम पोजीशन नहीं बता रहे हैं, नेम बता रहे हैं, पैरामीटर के नेम बता, यूजिंग नेम्ड पैरामीटर्स। आई जे के क्या कहलाएंगे? नेम्ड पैरामीटर्स कहलाएंगे। अब इसका फायदा यह है कि इनको किसी भी ऑर्डर में आप बता सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर आप पहले लिख सकते थे कि नहीं, पहले आप जे को बी असाइन करो, के को ए प्लस बी असाइन करो, और आई के लिए ए असाइन करो, इसका फर्क नहीं पड़ता। जे नेम्ड पैरामीटर को बी असाइन होगा। इस पूरी स्ट्रिंग में जहां भी जे नेम्ड पैरामीटर आता है, जितनी बार आता है, सबको बी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। पूरी स्ट्रिंग में जहां भी के आता होगा, वहां पर ए प्लस बी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ऑर्डर का हमें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि पहले कौन है बाद में कौन है। 3 तरीके हो गए। पहला तरीका हो गया हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। दूसरा हो गया यूजिंग पोजिशनल पैरामीटर। तीसरा हो गया यूजिंग नेम्ड पैरामीटर। चौथा तरीका यूजिंग कॉन्केटिनेशन। क्या मतलब है इसका? यूजिंग कॉन्केटिनेशन, मैंने लिखा है यहाँ पर एडिशन ऑफ। अब यहाँ पर देखिए, मुझे एक वेरिएबल लेकर आना है। मैंने क्या करा, इस स्ट्रिंग को एंड कर दिया यहाँ पर। अब किसी भी स्ट्रिंग के साथ अगर मैं कुछ कॉन्कैट करना चाहता हूं तो प्लस लगा के कॉन्कैट कर सकता हूं। कॉन्कैट होने वाला कौन होना चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही कॉन्कैट हो सकता है, इंटीजर या फ्लोट कॉन्कैट नहीं होता। ये जानते हुए भी मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, तो ये तो एरर आनी है, क्योंकि ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब मैंने क्या करा, उस इंटीजर वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रिंग में। तो यहां तक सही है। अब मैं इस कोड को अगर रन कराऊं तो लाइन नंबर 22 का आउटपुट क्या आएगा? एडिशन ऑफ, ये एक स्ट्रिंग हो गई और ए एक अलग स्ट्रिंग हो गई, और दोनों कॉन्कैट होकर एक फाइनल स्ट्रिंग आउटपुट में देखेंगी। तो देखने वाले को नजर आएगा एडिशन ऑफ, और जो ए की वैल्यू होगी वो। अभी बी के साथ मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ तक आ गया 4। अब देखो ये अपने आप में एक पूरी स्ट्रिंग है। अब इसके आगे मुझे अभी स्पेस लगाना है, एंड लिखना है, फिर स्पेस लगाना है, और यहाँ पर चाहिए बी की वैल्यू। तो अब देखो, अगर ये अपने आप में कंप्यूट होने के बाद पूरा एक स्ट्रिंग बन चुका है, तो उस स्ट्रिंग को फिर से मैं कॉन्कैट कर सकता हूँ आगे किसी स्ट्रिंग के साथ। क्या लगाना बाकी है? स्पेस, एंड, स्पेस। अब इसके बाद क्या कॉन्कैट करना है मुझे? बी की वैल्यू। लेकिन अगर मैंने यहाँ प्लस बी लिख दिया तो एरर आ जाएगी, क्योंकि बी इंटीजर है। क्या करना पड़ेगा फिर? इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा।
तो अभी आधा हुआ है, देखो। अब यहां से यहां तक पूरी स्ट्रिंग बन चुकी है। अब उसमें आगे स्ट्रिंग में और अभी कॉन्केट करना है इक्वल टू सिंबल, और उसके बाद फिर इनके एडिशन को ए प्लस बी को मुझे यहाँ पर कॉन्केट करना है। तो इस पूरी स्ट्रिंग में प्लस लगा के कॉन्केट कर दिया इक्वल टू सिंबल। फिर जो फाइनल स्ट्रिंग बनी उसमें फिर से प्लस लगा के स्ट्रिंग में ए प्लस, ये जो तरीका है इसमें नया कुछ भी नहीं सीखना है। ना कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर सीखना है, ना पोजिशनल पैरामीटर समझने हैं, ना नेम्ड पैरामीटर समझने हैं। क्या करना है फिर? कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंसंट्रेशन अच्छा रखना है। अगर अभी मैं आपको ये समझा चुका हूं, मैं यहां से ये हटा दूं और आपसे कहूं अभी एरर है, डेफिनेटली एरर है। अब इसे सही करके दिखाओ, तो आप काफी टाइम ले सकते हैं। और आप ये बोलेंगे सर अच्छा था मैं दोबारा से लिख दूंगा, यानी कि यहां से लिखना शुरू करोगे तो जल्दी लिख लोगे, रादर देन के बीच में कहां पर क्या करूंगा उसको सोचने में समय लगाओगे आप। तो इस वाली अप्रोच में अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ज्यादा नहीं है ना, लेकिन ये बहुत लेंदी है। बार बार आप प्लस कर रहे हैं, कॉन्कैट कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में। तो अगर हम परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो थोड़ा सा पुअर होगा। टू मैनी कॉन्कैटिनेशन, जितनी बार कॉन्कैटिनेशन हो रहा है परफॉर्मेंस हमारी पुअर हो रही है। ठीक है। और कन्वर्जन भी तो बार बार कर रहे हो, इंटीजर का स्ट्रिंग में, फिर इंटीजर का स्ट्रिंग में, फिर पहले प्लस करोगे इंटीजर बनेगा, फिर स्ट्रिंग करोगे। तो अगर हम देखें चौथी अप्रोच में नया कुछ नहीं है, लेकिन जितना हम जानते थे उसका यूज करके भी इसको हम लिख सकते हैं। लेंदी है, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए लिखते समय। रीडेबिलिटी पुअर है, रीडेबिलिटी अच्छी नहीं कही जा सकती। अगर ये और लंबा कर दिया जाए, इसमें 4-5 वेरिएबल की जगह 10-12 वेरिएबल लगाने की बात कर दी जाए, तो ये बहुत पुअर सोल्यूशन कहलाएगा, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक ये 4 सोल्यूशन ही पाइथन में अवेलेबल है। 3.6 वर्जन से एक नया सॉल्यूशन दिया गया, यूजिंग एफ स्ट्रिंग, एडेड इन 3.6। ये जो तरीका है, ये इसको पढ़ने के बाद लगता है हाँ पाइथन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। इतना आसान तरीका ये पाइथन के अंदर हमें दे दिया गया। ये थोड़ा सा पाइथन के नेचर के अगेंस्ट हो गया। जो पाइथन का नेचर है कि सबसे आसान लैंग्वेज मानी जाती है पाइथन, उसके थोड़ा सा अगेंस्ट हो गया। चीजें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखनी पड़ रही हैं, है तो आसान ही है भी, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन उससे भी आसान तरीका आपको दिया जा रहा है। किसी भी स्ट्रिंग में आप अगर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स एफ से लिखेंगे। एफ मतलब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एफ का मतलब सेंस आ रहा है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखने जा रहे हैं अब हम, लिखेंगे एडिशन। और अब क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए ए। तो आपको ना तो कोई पोजिशनल पैरामीटर बनाना है, ना कोई नेम्ड पैरामीटर बनाना है, एक्चुअल वेरिएबल को ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दैट्स इट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं कराना है, ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर इसको वेरिएबल कंसीडर कर लेगा। और अगर ये नहीं मिला तो एरर आ जाएगी, इस नाम का वेरिएबल होना चाहिए। एंड फिर से कोई वेरिएबल लगाना है, इसका मतलब तो यह है कि पूरी स्ट्रिंग में जहां भी वेरिएबल चाहिए बस करली ब्रेस में वेरिएबल का नाम लिख दो, दैट्स इट। ना कोई परसेंटेज लगाना बाद में, ना कोई फॉर्मेट मेथड लगाना, ना कोई नेम्ड पैरामीटर देना, ये और आसान हो गया। इज इक्वल टू ए प्लस, बस खत्म। एफ लगाने का याद रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा।
अगर नहीं रखोगे तो ये रिप्लेसमेंट नहीं होंगे वेरिएबल से, ये ऑर्डिनरी कैरेक्टर माने जाएंगे। और अगर 3.6 से पहले ऐसे लगा दिया तो एरर आ जाएगी, क्योंकि 3.6 से पहले जो इंटरप्रेटर है वो जानता ही नहीं है। इसे बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। जब से ये तरीका आया है तब से यही तरीका प्रेफर किया जाता है और हाईली रिकमेंडेड है कि जब भी आपको पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी हो आप यही तरीका यूज करें, बाकी तरीके का यूज ना करें। तो पढ़ाए क्यों फिर, इतने तरीके पढ़ाई क्यों फिर? तो उसका एक आंसर ये बनता है कि जैसा मैंने बताया कि ये 3.6 में आया है। अब आप जहां भी जॉब करने जा रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जीरो से कोड लिखने को दिया जाएगा कि लाइन 1 से अपना प्रोजेक्ट पे कोडिंग करिए। ऐसा हो सकता है कोई पुराना प्रोजेक्ट 5 साल पहले बना होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराए जा रहे हैं और आपको वही टास्क दिया गया है। अब वो प्रोजेक्ट जब आपके सामने आएगा जो 5 साल पहले बना था, तो 5 साल पहले 3.6 तो आया ही नहीं था। ये तो 2019-20 के बीच में आया है ना, 2019 के आसपास आया है 3.6। तो उससे पहले तो पुराने वर्जन 3.5 3.4 चलते होंगे। तो उस समय प्रोग्रामर जो भी रहे होंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग अगर उन्होंने करी होगी तो ये तरीका तो है ही नहीं अवेलेबल। यही 4 तरीके हैं, इन्हीं में से कोई तरीका यूज करा होगा। अगर मैंने आपको सीधा यही तरीका पढ़ा दिया होता और ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती तो आप इसको नहीं समझ पाते थे कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए हमें इसके साथ साथ इससे पहले के जो तरीके थे वो भी हमें आने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि सर ऐसे तो पाइथन 1991 में बनी थी, तब से लेके आज तक जो जो पाइथन ने बदला है वो सब भी हमें सिखाओ कि क्या क्या बदला है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, बट पाइथन का पहला वर्जन जब आया था उस समय वो चीजें थी नहीं। जैसे पहला ही प्रोग्राम पहले वर्जन जब आया था वो उस तरह से नहीं लिखा जाता था जैसे हम और आप लिखते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने कहा ये कि आज आप अपना पहला प्रोग्राम जब बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं। पाइथन का जो सबसे पहला वर्जन आया था उसमें नहीं लिखते थे, तो कैसे लिखते थे? हमने कहा ये था ही नहीं, ऐसे लिखते थे। क्यों? पाइथन 2.6 वर्जन तक प्रिंट नाम से फंक्शन ही नहीं था कोई। क्या था फिर? प्रिंट नाम से एक कीवर्ड था। जैसे आज इफ कीवर्ड है, इसी तरह से प्रिंट नाम से कीवर्ड होता था। सेपरेटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो आज हम और आप लोग लगा लेते हैं ना, सेपरेटर। यहाँ पे ऐसे लिखकर सेपरेटर लगा लेते हैं कि सेपरेटर इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस। होता ही नहीं था, चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 2.7 वर्जन से ऐड हुआ है और पूरी तरह से 3.0 वर्जन में आया है। 2.7 में जस्ट ट्रायल के लिए ऐड किया गया था प्रिंट एज फंक्शन। 3.0 वर्जन से पूरी तरह से प्रिंट को फंक्शन बना दिया, प्रिंट कीवर्ड को हटा दिया। तो फिर आपने पढ़ा है नहीं। मान लीजिए हम कहीं गए जॉब करने और यहाँ पर ऐसा कोड लिखा मिल गया तो ऑफिशियली पाइथन ने अनाउंस कर दिया है कि आपको 2.7 से पहले का कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पाइथन जो भी आगे चल रही है वो 3 वाली सीरीज के हिसाब से चल रही है। तो अगर किसी ने आज से 20 साल पहले कोई कोड बना रखा होगा तो वो आज चल ही नहीं रहा होगा, एरर आ जाएगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग ये एक स्टेटमेंट था पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की तरफ से कि अब तक आपने जितना बनाया सब बेकार। क्योंकि पाइथन 3 वर्जन एक ऐसा वर्जन है जिसमें अब पुराने वर्जन का कोड नहीं चलेगा, क्योंकि पाइथन 3 वर्जन में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए और कुछ ऐसा लग रहा है मानो एक नई लैंग्वेज ही बना दी है। नाम उसका सिर्फ पाइथन रखा हुआ है लेकिन सब कुछ नया कर दिया है। जितने भी प्रोग्रामर्स हैं सबको अपना कोड पाइथन 3 के हिसाब से लिखना होगा, बदलना होगा।
जितनी मेहनत आपने पहले कभी करी है दोबारा करनी होगी, या फिर आप 3 पर मत आओ, अपना कोड पुराने वर्जन को इंस्टॉल करो, उसी पर चलाते रहो। लेकिन जब भी कुछ नया होगा डेटा साइंस में, एआई में, जेंगो में, वो 3 के हिसाब से ही होगा। तो फिर आप समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये डिसीजन लेना पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के लिए आसान नहीं रहा होगा। बहुत लोग अगेंस्ट हो गए होंगे, हमने इतनी मेहनत करी है, लाखों रुपए के हमने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, अब आप कह रहे हो चलेगा नहीं। तो वहां पर उन्होंने कुछ हेल्प करने के लिए माइग्रेशन टूल भी दिए कि आप एक काम करो, इधर पाइथन 2 वाला कोड डालो, इधर उसका 3 वाला कोड तैयार, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब कोई ये बोले कि सर मेरे दिमाग में पाइथन 2 के कॉन्सेप्ट हैं, कोई चिप लगा दो और 3 के आ जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। कोड तो हम कुछ कर पाएंगे, कोई टूल बना देंगे कि इधर डालो 2 निकल कर आ जाएगा 3, लेकिन इंसान को समय लगाकर अपने ब्रेन को तो ट्रेन करना ही पड़ेगा 3 के अकॉर्डिंग, ये तो करना पड़ेगा। अब अगर आप अगेंस्ट में जाना चाहते हो पाइथन के, तो अब आप जा सकते हो, ऑप्शन है नहीं हमारे पास। लेकिन जब ये डिसीजन लिया जा रहा है, उस समय पाइथन इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं है वर्ल्ड वाइड जितना आज 2022 में है। अर्ली 2000 की बात होगी हमारा, है ना, 2001 2002 की बात थी जब ये डिसीजन लिया गया था। उस समय पाइथन इतनी ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज नहीं होते थे, तो बहुत ज्यादा लोग एंटी नहीं हुए थे, क्योंकि जो नया दिख रहा था वो उन्हें लग रहा था हाँ ये सही कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें 3 वाली सीरीज के कॉन्सेप्ट जरूर आने चाहिए। जो 2 वाले कॉन्सेप्ट है हमें नहीं आते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट में एक और पॉइंट है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग सिर्फ प्रिंट से ही हो सकती है, बिना प्रिंट के स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है। और मैं एक छठा तरीका आपको बताऊंगा, आप लोग मुझे बताइएगा क्या वो सही तरीका होगा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, या वो कुछ और है लेकिन हो वो गया जो हम चाहते थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कि प्रिंट फंक्शन के अलावा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती, हमने कहा कर सकते हैं। कैसे, हमने कहा देखो, अब जैसे यही था, तो जरूरी थोड़ा ना कि आप अपनी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग सीधा प्रिंट में करेंगे, आप संभाल कर पहले किसी एक वेरिएबल में रख लो ऐसे करके, तो मना थोड़ी कर रहा है आपसे, और उसके बाद फिर आप इस मैसेज को प्रिंट कर दो। अब देखो प्रिंट में थोड़ा ना कोई फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मैंने यूज करी है, ये तो एक अलग स्टेटमेंट है जिसमें मैंने यूज करी है। यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, एडिशन में एक कैपिटल कर देते हैं ताकि आउटपुट में देखेगा अलग है ये। तो कोई भी तरीका जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, कोई भी तरीका, ये वाला तरीका, आप इस पूरे को यहाँ से कट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, ऐसे करके काम करेगा। अब आप इस एस स्ट्रिंग जो कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो गई है, इसका इस्तेमाल प्रिंट में करें, इसको किसी फाइल में सेव करें, इसको किसी नेटवर्क पे ट्रांसफर करें, डेटाबेस की टेबल में ले जाएं, आप देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट प्रिंट करना है तो प्रिंट में भी लिखी जा सकती है। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का प्रिंट से कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग ज्यादा बार फॉर्मेटेड आउटपुट दिखाते हैं, आउटपुट दिखाने वाला काम कौन करता है, प्रिंट फंक्शन करता है। तो एक कॉन्सिडेंस हो गया कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम ज्यादा बार प्रिंट से पढ़ लेते हैं, प्रिंट के साथ पढ़ लेते हैं, बट इसका कोई सीधा कनेक्शन इससे नहीं है। इसका कनेक्शन स्ट्रिंग से है। पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहां भी स्ट्रिंग यूज होती है वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो सकती है। अब वहां पर प्रिंट है नहीं है ये अलग स्टोरी हो गई। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा भी चलना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का प्रिंट फंक्शन से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। जस्ट कोइंसिडेंस हो गया कि हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, और वो आउटपुट दिखाने वाला फंक्शन का नाम क्या होता है, प्रिंट होता है।
अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, बताइएगा क्या ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है या नहीं। मैं लिखा यहां पर एडिशन ऑफ कॉमा ए कॉमा एंड कॉमा बी कॉमा इक्वल टू कॉमा, पर क्या है समझ में तो आ ही नहीं रहा है। ध्यान से देखो, कुछ नया करा ही नहीं है मैंने इसमें। मैंने आपको पहली क्लास का टॉपिक पढ़ाया है कि प्रिंट में क्या आप एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। हमने कहा देखो 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। तो प्रिंट में आप जितने चाहे उतनी वैल्यू लिखो, मना थोड़ी करेगा ये। अब आउटपुट में ये सारी वैल्यूज कैसे प्रिंट होंगी बाय डिफॉल्ट, स्पेस के साथ। 10 स्पेस है स्पेस जो भी ए की वैल्यू आई होगी वो, स्पेस जो बी की वैल्यू आई होगी, स्पेस है। अब अगर मैं आपसे कहूं जैसे मैंने 10 लिखा है, इसी तरह से मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिख दी, भाई यहाँ भी एक स्ट्रिंग करते करते, जैसे हेलो है ऐसे ये एक स्ट्रिंग है। जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिखा है ए, ऐसे ही आपने यहाँ लिखा है। तो आप इसको इसी तरह समझो ना, बस अलग थोड़ा ना है कोई। ये प्रिंट में एक स्ट्रिंग प्रिंट हुई, ये प्रिंट का दूसरा वाला कोई वैल्यू प्रिंट हुआ, ये प्रिंट का तीसरी वैल्यू, चौथी, पांचवी, छठी। तो आप इस तरह से प्रिंट में 6 वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 के 6 वैल्यू बाय डिफॉल्ट किससे सेपरेट होकर प्रिंट होंगी, स्पेस। आपको फील लग सकता है कि मेरा काम तो हो ही गया, मेरा काम तो हो ही गया। अब ये बताओ, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं सेपरेटर इक्वल टू, मान लो टैब स्पेस, तो भी चली जाएगा, लेकिन इस बार सबके बीच में क्या आएगा, टैब स्पेस। अच्छा भी बताओ, इस फैसिलिटी को ऐसे कट करके क्या किसी वेरिएबल में ऐसे स्टोर कर लोगे अब। भाई ये तो प्रिंट की फैसिलिटी थी ना, तो ये थोड़ा ना स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहलाएगी। ये तो प्रिंट की फैसिलिटी है कि प्रिंट में मल्टीपल वैल्यू लिखकर और सेपरेटर लगाकर हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं। देखो देखते हैं क्या होगा, पहली एरर आ गई। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नहीं है, ये सिंपली प्रिंट का हमने इस तरह से यूज किया है कि हमें वो आउटपुट दिख गया जैसा हम दिखाना चाहते थे। बट इट इज नॉट ए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। क्या इसका रिजल्ट किसी फाइल में स्टोर कर सकते हो एज ए स्ट्रिंग, नहीं। क्या इसका रिजल्ट आप किसी वेरिएबल में स्टोर करें और उसका टाइप निकालें तो स्ट्रिंग आएगा, हमने कहा नहीं। आप इस वेरिएबल का डेटा टाइप पता करो, स्ट्रिंग आएगा। किसी भी कॉन्सेप्ट में आप इस पूरे को एक वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल टाइप निकालो, स्ट्रिंग आएगा। क्या इस पूरे का टाइप स्ट्रिंग आएगा, सर कोई मतलब ही नहीं है, अलग अलग वैल्यू है सब ये तो, ये कहीं कहाँ। ठीक है, तो ये जस्ट एक इल्यूजन हो गया कि हम वो कर पा रहे हैं जो हमें दिखाना है, लेकिन ये वो नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नहीं है। ठीक है, चलिए। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम डे टू डे प्रोग्रामिंग में काफी इसका यूज करेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई आउटपुट दिखाते हैं, अभी तक क्या कर रहे थे, सिर्फ अपना आउटपुट की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो दिखाते थे, उसके आजू बाजू में कुछ लिखते नहीं थे कि वो क्या है। अब हम लिख भी सकते हैं, पता है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करने का एक तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे
मैंने लिखा है यहाँ पर एस इक्वल टू हाई प्लस हेलो। तो दो स्ट्रिंग को हम कॉन्केट कर सकते हैं इस तरह से। ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। 3.9 वर्जन से अगर दो स्ट्रिंग वैल्यू को मैं एक साथ लिख देता हूं, बिना स्पेस दिए, बिना कॉमा लगाए, बिना प्लस लगाए, तो भी इनका कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। लेट मी चेक। 3.9 वर्जन से ये फैसिलिटी अलाउड है। तो अगर आपका पाइथन 3.8 हुआ तो ये एरर आ जाएगी, आपको प्लस लगाना ही पड़ेगा। तो अब क्या प्लस का कोई रोल नहीं रहा? इस तो आसान हो गया हमारे लिए, एक चीज कम लिखनी पड़ेगी हमारे लिए। जितनी स्ट्रिंग कॉन्कैट करनी है एक के बाद एक लिखते चले जाओ, बस प्लस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने कहा ये अभी भी सुपीरियर है। क्यों भाई? क्योंकि ये तरीका सिर्फ स्प्रिंग लिटरल पे काम करेगा, स्प्रिंग वेरिएबल पे काम नहीं करेगा। ओनली फॉर स्प्रिंग लिटरल, दैट मीन्स वैल्यूज। क्या आपने कहा? मैंने कहा ए इक्वल टू है, बी इक्वल टू हेलो, मुझे कॉन्कैट करना है सी इक्वल टू ए प्लस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। अब आपने कहा सर अभी तो आपने सिखाया था नया तरीका, समझ में आ रहा है? क्योंकि पाइथन तो इसको एक वेरिएबल मानेगा ना, ए बी नाम से कोई वेरिएबल होगा, काम ही नहीं करेगा ये। एरर आ जाएगी, ए बी इज नॉट डिफाइंड लाइक दिस, ए बी इज नॉट डिफाइंड। तो ये तो नहीं चल पाया। तो ये हमारी क्या आ गई? एरर। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जब भी आपको करना हो, हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसी तरीके का यूज करके करें। क्योंकि इसमें वेरिएबल भी होगा तब भी चलेगा, वैल्यू होगी तब भी चलेगा। ये तरीका तभी चलेगा जब एक तो 3.9 वर्जन होना चाहिए, 3.8 पे आते एरर आ जाएगी, और दूसरा सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज होनी चाहिए, वेरिएबल पे काम नहीं करता, ये हमारा एरर। अब आता है लास्ट कॉन्सेप्ट स्प्रिंग का, दैट इज स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। क्या होती है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग? तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, मान लीजिए मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, यहाँ लिखा मैंने ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए ए बी बी सी। तो हर स्ट्रिंग पाइथन के अंदर जब आती है तो उसको एक इंडेक्स असाइन किया जाता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख दूं एस, तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। मैंने कहा था पूरी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करनी है, मुझे इसका कोई एक करेक्टर चाहिए। अब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से कोई एक करेक्टर कैसे निकाल के लाएं? तो इंटरनली क्या करा गया, हर स्ट्रिंग को एक इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसके थ्रू हम उसके इंडिविजुअल करेक्टर तक पहुंच सकते हैं। अब वो इंडेक्सिंग कैसे दी गई? दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। एक होता है हमारा लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग। एक काम करते हैं, पहले एक आसान स्ट्रिंग लेते हैं, उसमें पहले समझते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे जो मैंने लिखा हुआ। मान लीजिए स्ट्रिंग पाइथन है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही
कि हमारा कंटीजियस मेमोरी के अंदर ये सब स्टोर होते हैं, अलग अलग ब्लॉक में स्टोर होते हैं। पी वाई टी एच ओ, और ये आपका ज्यादा हो गया, एक एक दो तीन, पी वाई टी और अपनी, चलो जैसा भी है ऐसे बोलो, पी वाई टी एन। तो हर स्प्रिंग का इंडेक्स होगा, और दो तरह के इंडेक्स होते हैं। एक होता है जो हमारा जीरो से स्टार्ट होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, तो पहला करेक्टर जीरो इंडेक्स पर माना जाएगा। नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट डॉट। दूसरी इंडेक्सिंग होती है जो लास्ट करेक्टर से स्टार्ट होती है, -1 से शुरू होती है और फर्स्ट करेक्टर तक आती है, -1 -2 -3, इस तरह से। -6 होगा, ये -5 होगा, -4 होगा, -3 -2। तो अभी यहाँ पर मैंने ये लिखा और प्रिंट हो गया। अगर मुझे इस स्ट्रिंग का कोई पर्टिकुलर करेक्टर चाहिए, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास आता है इंडेक्स ऑपरेटर। इंडेक्स ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है, आप एक प्रीफिक्स लगाएंगे, जो स्ट्रिंग प्रीफिक्स है वो आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, और यहाँ पर लगाएंगे। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग के अंदर से मान लीजिए वाई को निकालना चाहता हूँ, तो वाई का इंडेक्स या तो 1 है या -5 है। तो मैंने क्या करा, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर लिखा, इसके अंदर वो इंडेक्स लिखा जिस इंडेक्स का करेक्टर चाहिए, और प्रीफिक्स में वो स्ट्रिंग लिखेंगे जिस स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स का करेक्टर चाहिए। मेरे पास कई स्ट्रिंग हो सकती हैं, एस स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग, तो किस वाली स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स का करेक्टर चाहिए वो आपको प्रीफिक्स में बताना होगा, एस। तो ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर से फर्स्ट इंडेक्स का करेक्टर लाकर आपको दे देगा। अब आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, लेट अस सपोज सी, सी फॉर करेक्टर, तो आप स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट कराइए। लेकिन मैंने बताया था पाइथन में करेक्टर नहीं होता है, सिंगल करेक्टर भी स्ट्रिंग होता है। तो जो सिंगल करेक्टर आया होगा भाई, अगर आप इसका टाइप निकालोगे तो ये भी अपने आप में स्ट्रिंग ही होगा। तो पाइथन में कैर या करेक्टर बोलने के लिए है, इस नाम से कोई डेटा टाइप नहीं होता। सिंगल करेक्टर भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, अगर आप इस तरह से निकाल कर चेक करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी भी करेक्टर को निकाल कर पहले एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना ही था, तो सीधे सीधे लिख दो। अब सोचो, इस काम को तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैंने कहा आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब कब हमें कौन सा इंडेक्स लगाना चाहिए, आंसर तो दोनों से आएगा। आप कोई सा भी इंडेक्स कभी भी लगा सकते हैं। अब जरा इमेजिन करिए, एक स्ट्रिंग है, मुझसे कहा गया उस स्ट्रिंग का लास्ट करेक्टर चाहिए। आपके दिमाग को कम एफर्ट कब लगाने पड़े, जब आपको ये पता होता है कि लास्ट करेक्टर कहाँ से शुरू होता है, -1 से भी शुरू होता है। अगर आपको ये फैसिलिटी नहीं दी जाती, आप 0 1 2 3 4 5 से ही चल रहे होते, तो आपको सोचना पड़ता कि आखिरी करेक्टर कहाँ निकलेगा जाकर। आपके ब्रेन को थोड़ा प्रोसेस करना होता, ठीक है। कर पाते, क्योंकि सी में तो होता ही नहीं है, करते ही है। जावा में तो नेगेटिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो करना ही पड़ता है। बट पाइथन में फैसिलिटी है तो यूज करो। अगर कोई मुझसे बोले मुझे स्ट्रिंग का सबसे पहला करेक्टर चाहिए, तो मैं क्यों सोचूंगा माइनस वाले इंडेक्स के बारे में, जीरो मिल जाएगा मुझे। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है। आप देखो आपके लिए कहाँ से जाना है, स्टार्टिंग के आसपास के करेक्टर चाहिए तो जीरो वाले इंडेक्स के बारे में सोचो, लास्ट के करेक्टर के बारे में चाहिए तो माइनस के बारे में सोचो। मुझे नहीं पता स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है,
फिर भी मुझसे कहा गया सेकंड लास्ट करेक्टर ला कर दो, सोचने की जरूरत ही नहीं, -2 पर होगा। अब स्ट्रिंग चाहे 10 करेक्टर की हो चाहे 10,000 करेक्टर की हो, होगा वो -2 पर ही, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंडेक्स यूज किया जाए। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन ये तो सब अलग ही दिख रहा है कुछ। तो 8 इंडेक्स तो कहीं है ही नहीं स्ट्रिंग के अंदर, तो फिर ये तैयार रहो एरर के लिए। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, सेम यहाँ भी आउट ऑफ रेंज है। तो अगर आप इंडेक्स ऑपरेटर में कोई ऐसा इंडेक्स पास करते हैं जो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, एरर आएगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने सी पढ़ी है कभी। अगर मैं यहाँ पर कोई इंडेक्स ही ना लिखूं तो, मैं यहाँ पर इंडेक्स ही ना लिखूं तो सी में एरर नहीं आती है, बेस एड्रेस दे देते हैं, पहले वाले करेक्टर को उठाकर दे देते हैं। या मान लो मैं लिख दिया 1.5, आधा बाई आधा टी, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि रूल है कि हमारा इंडेक्स इंटीजर ही होता है, फ्लोट नहीं होता। स्ट्रिंग इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर, ना तो फ्लोट हो सकता है ना ही करेक्टर हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं। अब सर इसका उल्टा, मुझे इंडेक्स नहीं पता, मुझे इंडेक्स चाहिए, किस करेक्टर का चाहिए वो मुझे पता है, तो स्ट्रिंग के ऊपर इंडेक्स मेथड कॉल करेंगे। इंडेक्स मेथड कहता लाओ मुझे करेक्टर दो, उस करेक्टर का इंडेक्स मैं लाकर आपको दे दूंगा। हमने कहा टी, तो टी का जो भी इंडेक्स होगा वो आपको मिल जाएगा। क्या आएगा इसका इंडेक्स? क्यों, टू क्यों बोला आपने? -4 तो कह सकते थे, हैं? अब देखो, जो पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इंडेक्स मेथड कहता है कि जिस करेक्टर को आप ढूंढ रहे हैं सबसे पहली बात वो होना चाहिए। अगर वो नहीं निकला तो एरर आ जाएगी। ठीक है, और अगर वो निकला है तो कौन सा इंडेक्स आएगा हमारा? पॉजिटिव वाला। और अगर वो 2 बार निकल आया तो जरूरी है कि पाइथन, भाई चलो यहाँ पर हर करेक्टर अलग अलग है, ऐसा हो सकता था कि इसमें टी 2 बार आता, तो फिर तो जो सबसे पहले वाला होगा, जो लोएस्ट इंडेक्स पर आया होगा वो मिलेगा। तो इन 3 रूल को ध्यान में रखते हुए अभी आउटपुट क्या आएगा? अब ये पिक्चर मैं हटा देता हूँ, ब्रेन के अंदर पिक्चर बनाना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सामने पिक्चर बन के नहीं आती है, ब्रेन के अंदर बनानी पड़ती है। ए बी सी, बी सी ए बी बी सी सी। बताओ, तो चलो पहले पूरा तो लिखना, तो वो तो एरर थी, क्योंकि उस समय के एक वेरिएबल माना जाता, अब करेक्टर माना जाएगा, है ना। है ही नहीं ना, एरर आएगी। वो मैंने दिखाया नहीं था इसलिए मैंने आपको पहले, देखो यहाँ पर एरर ये नहीं आ रही है, करेक्टर नॉट फाउंड, क्या लिख कर आ रहा है? सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। स्ट्रिंग का कोई भी पोर्शन सब स्ट्रिंग कहलाता है। पोर्शन का मतलब वो सिंगल करेक्टर हो सकता है, मल्टीपल करेक्टर्स हो सकते हैं, क्या बोलेंगे उसे? सब स्ट्रिंग कहेंगे। चलो सर, ये तो समझ में आ गया। सी का इंडेक्स, तो सी सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रिंग में आता है या नहीं आता है। सर कई बार आता है,
कई बार आता है, तो कौन सा इंडेक्स आएगा? जो सबसे लोएस्ट इंडेक्स है, जो सबसे छोटा इंडेक्स है, या जो सबसे पहली बार सी आया था वो किस इंडेक्स पर आया था, वो आंसर आएगा। तो 0 1 2। अब अब अगर हम इंडेक्स मेथड से ये कहें कि इंडेक्स मेथड शुरू के 0 1 2 ये करेक्टर छोड़ दो और थर्ड इंडेक्स से ढूंढना शुरू करो, तो मैं लिख सकता हूं कॉमा लगाकर 3। तो जो कॉमा लगाकर मैं लिखता हूं, ये क्या होता है? स्टार्ट कहां से करना है? 3 से। स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम 3। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कहां से हो रहा है? 0 से। स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम 0। तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? जो आउटपुट में इंडेक्स आएगा वो एक्चुअल इंडेक्स आएगा जो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग बनाए, लेकिन ढूंढना शुरू कहां से करेंगे? थर्ड इंडेक्स से ढूंढना शुरू करेंगे। अब बताओ, ये 0 1 2 यहां तक तो ढूंढेंगे नहीं, ढूंढना शुरू करा 3 से। 3 पे तो नहीं है, कहाँ मिला? 4 पे मिला। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। ठीक। ठीक। अब उसके बाद मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि मुझे इस करेक्टर का सबसे आखिरी बार जो अक्रेंस हुई है वो कहाँ हुई है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? आर इंडेक्स। आर इंडेक्स मतलब राइट से ढूंढना है। स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम राइट। लेकिन आउटपुट एक्चुअल इंडेक्सिंग जो होती है पॉजिटिव वाली, उसी के हिसाब से आएगा। तो सबसे राइट में सी कहाँ मिलेगा? ये। अब इसका इंडेक्स क्या है? -1 मत कहना, पॉजिटिव वाला। 0 1 2 3 4 5 6 जो भी आएगा देख लेना। जो हमारे रेडीमेड मेथड है इंडेक्स, ये नेगेटिव वाले इंडेक्स कभी लेकर नहीं आते, हमें ये हमेशा पॉजिटिव वाला इंडेक्स लेकर आते हैं। नहीं, लॉजिक तो एक ही है, अभी तो हम सिंटैक्स में जानते हैं बस कि मेथड किसी टाइप के लिए होता है। अब जैसे ये मेथड है इंडेक्स आर इंडेक्स, तो ये इंटीजर पे नहीं चलेगा, फ्लोट पे नहीं चलेगा, स्ट्रिंग पे चल रहा है। अभी तो बस इतना ही जानते हैं मेथड और फंक्शन का डिफरेंस, अदरवाइज तो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस अलग है। और ये तब समझ में आएगा जब मैंने आपको दोनों बनाने सिखा दी हो। मैंने आपको फंक्शन खुद से बनाना सिखा दिया हो और मेथड खुद से बनाना सिखा दिया हो। अभी तो हम बस यूज करना जानते हैं, बने बनाए, खुद से हमने बनाया ही नहीं है अभी। इसलिए अभी ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अभी इसका आंसर तो समझ में खास आएगा नहीं। ऐसा कोई मेथड नहीं है आपकी आप मुझसे बोले कि सर इस करेक्टर के जितने अकरेंसेस हैं जहां जहां पर ये आता है सब जगह से ढूंढ के लाओ और हमें दे दो। इसका क्या लगाना पड़ेगा आपको? एक कस्टमाइज लॉजिक। कैसे लगेगा वो लॉजिक? लगाओ दिमाग। अगर मुझे सी के जितने भी पॉसिबल इंडेक्स हो सकते हैं इस स्ट्रिंग में सारे चाहिए, और ऐसा करने के लिए कोई रेडीमेड मेथड नहीं है, आपको अपना लॉजिक लगा के ही करना है। कैसे करेंगे? तो अब चलो, आपने का लूप लगाएंगे, मैंने लगा लिया, और आई इन एस। अब अगर मैं यहाँ पर आई को अगर प्रिंट कर दूं, तो एक एक करेक्टर अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे, उससे क्या फायदा हुआ? चलो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, प्रिंट को हटा देते हैं। इफ आई इक्वल इक्वल सी,
मान लो सी को ढूंढना है, अब क्या करूं बताओ? प्रिंट क्या इंडेक्स का है कहाँ, वही तो चाहिए मुझे। इंडेक्स है कहाँ मेरे पास, वो तो चाहिए ना मुझे। अब आप बोलोगे ऐसे लिख दो, एस डॉट इंडेक्स आई, ऐसे करोगे? अच्छा चलो पहले ऐसे करके देखते हैं। तो आई में कौन आया है, मान लो अगर वो कुछ भी है, अगर वो सी नहीं है तो ये कोड नहीं चलेगा। अगर आई में जो आया है वो सी है तो ये कोड चलेगा। तो सी का इंडेक्स हमेशा कौन सा ला के देता रहेगा, वो सबसे पहला वाला ला के देता रहेगा। कि सी का इंडेक्स ये है तो ये थोड़ी चाहिए हमें। तो जो आपने कहा वो थोड़ा सा लॉजिकल है कि सर अभी आपने बताया था कि हर करेक्टर भी स्ट्रिंग है, तो उस पर भी तो सारे मेथड चलेंगे जो अभी हम यूज कर रहे हैं। तो जो आई है वो अपने आप में एक करेक्टर है समझने के लिए, बट सिंटैक्टिकली आई भी तो एक स्ट्रिंग ही हो जाएगा। तो अगर मैं लिख दूं आई डॉट इंडेक्स, आई डॉट इंडेक्स और यहाँ लिख दूं सी, अब देखो आप कैसे फेल हो सकते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं इंडेक्स मेथड को सिर्फ आई के ऊपर कॉल करूंगा तो इस आई को एक स्ट्रिंग माना जाएगा और इसमें इंडेक्सिंग ढूंढी जाएगी, और इसमें तो हमेशा एक किस इंडेक्स पे निकलेगा, जीरो पर, क्योंकि एक ही तो स्ट्रिंग है जिसके अंदर वो खुद ही है, हर बार जीरो नहीं देगा यहाँ पर। तो ये भी फेल हो गया, इससे पहला वाला भी फेल हो गया। और सोचो, यहां तक सही है, ये मैं हिंट दे रहा हूं, यहां तक सही है कि आपने लूप लगा लिया, उसके अंदर कंपैरिजन कर लिया। अब थोड़ा और सोच लो और आंसर तैयार है। अच्छा एक क्लू और दे देता हूँ। अच्छा ठीक है, उस वेरिएबल को कहाँ डिफाइन करें, इफ के अंदर, फॉर के अंदर, फॉर के बाहर? फॉर के बाहर। नाम क्या रखें, कुछ भी रख लो, एक्स, जीरो लिख दें, लिख दिया। अच्छा चलो, तो ये जो कहना चाह रही है वो ये है कि देखो भाई हम लूप से स्ट्रिंग को ट्रेड कर रहे हैं, तो ये पहला करेक्टर आएगा इसमें, तो पहला करेक्टर जो आया होगा इसमें डेफिनेटली वो जीरो इंडेक्स पे ही होगा। तो मैं वो इसको मान के चल रहा हूँ कि भाई जब ये जीरो है तो लूप पहली बार चल रहा है। अब पहली बार जब लूप चला है और यहाँ पर चाहे कंडीशन ट्रू या फॉल्स से बात की बात है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आई प्लस इक्वल टू वन। अब लूप जब अगली बार, नहीं आई नहीं, एक्स, एक्स, जब एक्स की वैल्यू अब क्या हो गई, वन हो गई, अगली बार जब लूप चलेगा तो आई में कौन आ जाएगा, फर्स्ट करेक्टर आ जाएगा, और एक्स हमारा क्या है, वन ही चल रहा है हमारा। ठीक है, तो अब अगर मैं इफ आई इक्वल टू सी हो जाए तो सिंपली मैं एक्स को प्रिंट कर दूं तो मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ कि कितनी बार आया, कहाँ कहाँ पर आया। सी पहली बार टू पर आया, फिर फोर पर आया, फिर टेन पर आया, फिर हमारा इलेवन पर आया। अब देखो ये समस्या है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। क्या समस्या है तो सर समझ नहीं आया, क्योंकि ये सब पाइथन का कोई लॉजिक नहीं लगा। ये तो आपको सोचना होगा कि हर एलिमेंट एक एक इंडेक्स पर होता है। चलो एक काम करते हैं, वो इंडेक्स हमें मिल नहीं रहा है तो एक पैरेलली वेरिएबल मान लेते हैं जो एक एक करेक्टर लूप निकालता रहेगा, और हम उसी समय इस वेरिएबल को प्लस करते रहेंगे, क्योंकि हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, इंडेक्स की तरह मानकर चल रहे हैं। अब जहां भी ये कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा उस समय जो भी एक्स की वैल्यू रही होगी वो उसी करेक्टर का इंडेक्स है जहां पर सी मिला है। ठीक है,
इसको आप घर जाके ऑब्जर्व करिए, 2 बार समझिए, पढ़िए, रोकिए, पॉज करिए वीडियो को, समझने की कोशिश करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, लॉजिक को समझने का एक तरीका है, मात्र वो है ऑब्जर्वेशन। ऐसे समझ लो क्रिकेट खेलना सीखना है आपने, पाइथन नहीं पढ़नी है। अब बताओ कौन सी किताब से और किस टीचर से पढ़ोगे? बिल्कुल वही है। पहले देखना है सचिन विराट को खेलते हुए और बल्ला लेके पहुंच जाना है मैदान में। गलती करोगे आउट होगे, गलती करोगे आउट होगे, कभी तो खेलना सीखोगे। इससे ज्यादा और कोई अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता पढ़ने का भी। आप गलत डायरेक्शन पर चले जाते हो कि कोई पढ़ाएगा तब पढ़ेंगे, कोई कब तक पढ़ाएगा? जितना आता होगा उतनी तो पढ़ा पाएगा वो भी। उससे ज्यादा अगर आपको पढ़ना होगा तो क्या करोगे फिर? तो आपको ऑब्जर्व करके सीखना आना चाहिए, और ऑब्जर्व करके जो सीख रहे हो उसको कोड में लिखो। गलती करोगे होने दो, फिर देखो क्या लिखा था, फिर करके देखो। टाइम लगता है। फेसबुक अनइंस्टॉल कर दो, टाइम ही टाइम है। एक दो दिन को करके देखना, कोई पूछेगा भी नहीं क्या हुआ, पोस्ट तो नहीं डाल रहा हूँ, लाइक तो नहीं कर रहा मेरे फोटो पे, कोई नहीं पूछेगा। व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर देना, कोई पूछने नहीं आएगा क्यों, कोई डीपी को नहीं लगा रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो, कोई कुछ नहीं पूछने आएगा। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा करके देख लो, 2 दिन आपकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। है ना? चलो ना, यही क्या है आज की लाइफ का सन्यासी जीवन है। अगर आप फेसबुक व्हाट्सअप नहीं चला रहे हो तो आप सन्यासी हो उस समय। है ना? चलो, या फिर आपको अपना अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जो कि समय के साथ आता है। जो भी आपकी एज है उस एज में बहुत कम चांस होते हैं ये सब चीजें होती हैं। बहरहाल, अभी हमारा स्प्रिंग का इंडेक्सिंग वाला चैप्टर पूरा हुआ है। अभी इसमें एक टॉपिक और रह गया है जो आज नहीं हो पाएगा, तो मैं उसे स्टार्ट भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर बीच में रह जाएगा वो है स्प्रिंग स्लाइसिंग। और वो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वो सिर्फ स्प्रिंग का ही पार्ट नहीं है, वो मल्टीपल टॉपिक के साथ यूज होता है। तो मैं चाहूंगा उसको हम एक पूरी क्लास अलग से दें और टाइम देकर उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो आगे जाके एरे के साथ ही मिलेगा, पांडास के साथ ही मिलेगा, टपल लिस्ट वगैरह कई सारे टाइप होंगे, उनके साथ वो टॉपिक यूज होगा। चलिए आज इतना, मंडे को मिलेंगे, मंडे को इसको एंड करेंगे।